गुड मॉर्निंग। तो हम लोग फिर शुरू करते हैं भारत का भूगोल, जिसमें देखेंगे जनजातियाँ, भाषाएं, नदियाँ, जलप्रपात, झील, जलवायु, प्राकृतिक आपदाएं और मिट्टियाँ। तो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं जनजातियाँ को। तो संथाल निवासी हैं। तो संथाल जो है ना, ये निवासी कहाँ के हैं? तो ये पूर्वी भारत के निवासी हैं संथाल। अगर उत्तर भारत रहता तो हम लोग उत्तर भारत की तरफ आते, ठीक है ना। लेकिन चूंकि उत्तर भारत का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो ये पूर्वी भारत ज़्यादा सटीक उत्तर होगा। ऋतु प्रवास करते हैं। तो ये ऋतु प्रवास करते हैं भूटिया। देखिए एक फुटबॉल खिलाड़ी है ना, भाईचुंग भूटिया, काफ़ी नामी प्लेयर माने जाते हैं। कारण क्या है उनका? क्योंकि वो भूटिया समुदाय से आते हैं और वो भूटिया समुदाय खानाबदोश है एक तरीके से। ऋतु प्रवास करते हैं यानी कि अपनी जगह बदल लेते हैं। बोडो निवासी हैं। देखिए ऊपर ऊपर ही मिल गया, गारो पहाड़ी के हैं। बोडो निवासी है कहाँ के? गारो पहाड़ी के। गारो जनजाति है ना, 3 पहाड़ी है, गारो, खासो, जयंती है। ये तीनों पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में है। तो मेघालय की गारो जनजाति है। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है। तो ये पाई जाती है मेघालय में। 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया। तो वहीं से ये तीनों जनजाति के भी नाम से पहाड़ी पड़ी है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? केरल में चेंचू पाए जाते हैं। निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। गोंड जनजाति जो है ना, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और याद रखिए कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषा है उसमें से इनकी भाषा को भी जो है कोंकणी, उस भाषा को भी शामिल किया गया है। खैर ये अलग चीज़ है, आगे बढ़ते हैं। एक आदिवासी भाषा को भी जो है ना संविधान की अनुसूची में शामिल किया जाना अपने आप में एक सम्मान है जनजातियों का। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी दिखाता है। हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है सभी को लेकर चलने की। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। ये निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? यानी कि लड़की तो एक ही होती है लेकिन एक से अधिक उसके पति होते हैं। तो ये होता है टोडा में। एक लड़की की शादी बहुत सारे भाइयों से कर दी जाती है। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह है, तो यह है मुंडा। मुंडा सरहुल का त्यौहार मनाते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, तो यह है जौनसारी। भील जाति कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है महाराष्ट्र में। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी हैं? ये राजस्थान के हैं सहरिया जनजाति के निवासी। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? निकोबार द्वीप समूह में सोमपेन जनजाति पाई जाती है। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से औंज जनजाति के लोग किस में रहते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं औंग जनजाति के लोग। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है, तो यह है जाड़वा। इसको लेकर एक मूवी भी बनी थी, जाड़वा जनजाति को लेकर के, प्रेम करके कुछ मूवी थी। झूमिंग कहते हैं, झूमिंग करते हैं। झूम कृषि होती है, ये कौन करते हैं? ये खासी लोग करते हैं जो झूमिंग। भाषाएं को देखे हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? तो यह है बंगाली। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक ऑस्ट्रिक समूह की है? तो देखिए खासी भाषा है ना, ये ऑस्ट्रिक समूह की है। अब नदियां को देखते हैं। गंगा नदी उदाहरण है, ये पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। पूर्व की तरफ अपवाह होता है उसका। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। गंगा को बोलते हैं बांग्लादेश में पद्मा। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है। भाई एक ही चीज़ कितनी बार पूछ लेगा भाई। पद्मा कहलाती है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग, ये काफ़ी नीचे तक है। कितने नीचे तक है? तो 6000 मीटर तक है, ठीक है ना। 6 किलोमीटर समझ लीजिए, 6 किलोमीटर नीचे तक है ये।
मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो यह अलकनंदा की धारा है, मंदाकिनी, उससे संबद्ध है। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो ये बहती है मंदाकिनी। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो यह अलकनंदा नदी पर है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? तो यह है गंगा। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है? कानपुर सबसे बड़ा शहर है। प्रदूषण भी सबसे ज़्यादा कानपुर ही फैलाता है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? देखिए, उत्तर काशी नहीं है, ठीक है ना। ये दोनों ही ऊपर के प्रश्न जो है ना बीपीएससी ने पूछ रखे हैं। भगीरथी नदी निकलती है, भगीरथी निकलती है गोमुख से। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से है? देखिए, गोमती मैदान से निकलती है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? नहीं है सो बताना है। देखिए, रामगंगा नहीं है, ठीक है ना। गंगा की यमुना की रामगंगा नहीं है। बाकी केन, बेतवा और चंबल तीनों ही यमुना की सहायक नदी है। यमुना जो है ना वो इलाहाबाद में आके फिर गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है यह है बंदरपूंछ। यमुना नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ये बंदरपूंछ से निकलती है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? सोन यमुना से नहीं मिलती है। केन, बेतवा, चंबल यमुना से मिल जाती है। निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? देखिए, सोन है ना, ये उत्तर वाहिनी नदी है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? सांगपो। सांगपो के नाम से जानी है। सांप की तरह घूमती है ना वो, इसलिए सांगपो बोलते हैं उसको। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है? तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और सिंधु दोनों के एक ही स्रोत से निकलता है, लेकिन दोनों का जो है ना वो डायमेंशन, दोनों का जो बहाव है एकदम बिल्कुल अलग अलग साइड में जाता है, ये विपरीत। निम्नांकित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है ना। नर्मदा और ताप्ती दोनों डेल्टा नहीं बनाती है। बाकी महानदी गोदावरी, कावेरी डेल्टा बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? देखिए, तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, इसलिए डेल्टा नहीं बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? नर्मदा बेसिन का गांव है राजनंदनगांव। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? नर्मदा का। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी फॉल्ट ट्रॉफ से होकर बहती है? तो यह है नर्मदा। निम्न पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा बहती है दो पर्वत श्रेणियों के बीच में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा देखिए पश्चिम की ओर बहती है। निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों अरब सागर में ही गिरती है। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? ताप्ती नहीं गिरती है, ये अरब सागर में जाके गिरती है। बाकी महानदी कृष्णा, गोदावरी सब बंगाल की खाड़ी में जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे चलकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? टीपू सुल्तान के लिए काफ़ी बढ़िया नदी थी ये थी कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम है तो ये है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर गुजरती है कावेरी। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? देखिए, ताप्ती जो है ना वो एस्चुरी बनाती है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये है गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती, अवरोही क्रम में है ये। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। ये तीनों नदी जो है ना निकलती है अमरकंटक से। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह है, तो वह है महानदी जो शेष अन्य से भिन्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? महानदी जो है ना वो एस्चुरी नहीं बनाती है। जिन नदियों में से निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? गोदावरी का। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? गोदावरी सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, तेल नहीं है। बाकी देखिए, भीमा, डॉन, तुंगभद्रा तीनों है। हंगड़ी सहायक नदी है। हगड़ी सहायक नदी है। तो ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। सब याद होना मुश्किल है लेकिन फिर भी जितना देख सके उतना अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? शहडोल जिले में अमरकंटक। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो यह है व्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, तो वह है हुगली। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन यानी डाउन रैपिंग के कारण विभ्रंश घाटी है? तो यह है दामोदर में। निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित है, तो यह है दामोदर। निम्नलिखित में कौन भूमिबंधित नदी है? देखिए, लूनी, ये कच्छ के रण में जाके लुप्त हो जाती है। भूमिबंधित नदी है यानी कि महासागर में नहीं मिल सागर या महासागर में नहीं मिलती है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कर्स किया है? ये किया है कोसी नदी ने। बिहार का शोक कोसी को माना जाता है। निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? कोसी। कोसी कुख्यात है। खाड़ी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी। खाड़ी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है, तो देखिए बंगाल की खाड़ी ही इसका सबसे जो है, एक बार इसको जो है ना वापस भी देखेंगे हम, लेकिन मुझे तो सबसे सटीक यही उत्तर लग रहा है। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में से नहीं है? तो देखिए, कोसी नहीं है, हिमनदों में से नहीं है। कोसी नेपाल से आती है ये। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक से पानी आता है त्रिवेणी नहर में। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? मयूराक्षी के तट पे।
उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। ये लागू की गई है बेतवा नदी पर। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया? तो यह है चिनाब नदी पर। महात्मा गांधी सेतु स्थित है, ये स्थित है बिहार में। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज का उद्गम भारत में नहीं है। कपिल जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो यह है चंबल। संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? असम एवं पश्चिम बंगाल की, असोम भी बोलते हैं उसको, असोम एवं पश्चिम बंगाल के बीच की संकोच नदी। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो यह है माही नदी। लेह अवस्थित है, सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह अवस्थित है। उज्जैन स्थित है, क्षिप्रा नदी के तट पर है उज्जैन। अब जलप्रपात को लेकर के कुछ देख लेते हैं। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? यह है कावेरी नदी पर। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? तो यह है शरावती पर। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात और के तौर पर जाना जाता है? तो यह है चित्रकूट प्रपात। अब झील की बात कर लेते हैं। भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है? यह है कुंची कला झरना, सबसे ऊंचाई वाला झरना। वेम्बनाद झील है, केरल में है वेम्बनाद झील। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? देखिए पेरियार झील जो है ना लैगून नहीं है। अष्टमुदी, चिल्का, पुलिकट ये सब लैगून झील है। लैगून झील में क्या होता है, समुद्र से हल्का सा कट के रहता है वो लैगून झील, मतलब ज्वार भाटा आ जाए तो समुद्र वो मिल जाते हैं एक साथ। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, तो ये उत्तरी सरकार तट। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो यह है पुलिकट झील। भारत के किस राज्य में फुलहार झील स्थित है? उत्तर प्रदेश में फुलहार झील। चलिए अब जलवायु से प्रश्नों को लेते हैं। भारत में कि किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल में सबसे पहले आता है, पश्चिमी घाट पे बरसना शुरू हो जाता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, दक्षिण पश्चिम से पूर्व की ओर है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण ड्रॉज करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाहित होती है। भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है 18 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए यही समताप रेखा होगी। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो देखिए इसमें है नवंबर दिसंबर। लौटती हुई मानसून से बारिश होती है ना, तो इसलिए इसको नवंबर और दिसंबर जो है वहाँ पे मानसून का टाइम माना जाता है।
अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इसकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अलग अलग ऊंचाई पे टेम्परेचर अलग होगा, ऊंचाई पे टेम्परेचर कम होगा, नीचे ज़्यादा होगा। निम्नांकित में कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो यह आर्द्र दक्षिण पूर्व। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तो यह है तमिलनाडु। आम्र वर्षा संबंधित है, आम की फसल से है आम्र वर्षा संबंधित। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है तो ये है लेह। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? जम्मू और कश्मीर और राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है मिलीमीटर में। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है। कहाँ आती है ये बाढ़? ये आती है बालोतरा में बाढ़ आ जाती है ना। पुष्कर की पहाड़ी पे होगी तो बालोतरा में बाढ़ आ जाएगी। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ये पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा होती है शीत ऋतु में। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं पंजाब और तमिलनाडु। दोनों क्षेत्र में जो है ना ठंड में बारिश होती है। ठंड में बारिश होने से गेहूं की फसल पंजाब में बहुत अच्छी होती है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है ये हैं उत्तर पूर्वी मानसून कह लीजिए इसको। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तमिलनाडु में लौटती हुई मानसून से बारिश होती है। पूर्वी घाट कारण बनता है। अब प्राकृतिक आपदाएं से प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? देखिए उड़ीसा में आती है, खास करके समुद्री तूफान वगैरह उड़ीसा में खूब ज़्यादा आती है। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई लातूर महाराष्ट्र में। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? कर्नाटक का पहाड़ नहीं आता है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है तो यह है बिहार। अब मिट्टियाँ की बात करें, रेगुड़ किसका नाम है? काली मिट्टी का नाम है रेगुड़। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है, यह है महाराष्ट्र में। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? कपास की काली मिट्टी को। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? भाई एक ही तरह के क्वेश्चन को कितनी बार दे दोगे? काली मिट्टी। लावा मिट्टियाँ पाई जाती है, मालवा पठार में पाई जाती है लावा मिट्टियाँ। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है। देखिए एक ही क्वेश्चन को दो बार पूछा जा रहा है, क्या मतलब इसका है ना। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है काली मिट्टी है भाई। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी। किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नदी रोक कर रखती है? तो यह है काली मिट्टी।
लेटेराइट मिट्टी मिलती है, महाराष्ट्र में मिलती है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टियाँ का प्राधान्य है, मालाबार तटीय प्रदेश में प्राधान्य है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो यह है लेटेराइट। भारत में सबसे बड़े मिट्टी का वर्ग है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है, तो यह है कछाड़ी मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है, ये बांगर कहलाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बलुई दोमट की सबसे कम होती है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? कैल्शियम की। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो यह है मटर। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द उगाई जाती है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? यह है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है, देखिए जस्ता की कमी है, ठीक है ना। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? चिकनी मिट्टी में। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? भाई लाइम का इस्तेमाल से जो है ना वो सही हो जाएगा मामला। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। भाई ये तो नहीं लग रहा, ठीक है ना, और आगे देख लेते हैं। हाँ, खेतों में जिप्सम का उपयोग। खारापन एवं क्षारीयता का क्या है? तो जिप्सम का उपयोग। किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो यह है जिप्सम। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो अम्लीय मिट्टी। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन सॉइल इरोजन की समस्या गंभीर है? तो यह शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में खूब वर्षा होती है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो यह है चंबल घाटी। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव की समस्या है? तो यह है मुरैना में। चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो इसको बोलेंगे अवनालिका। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो देखिए सोरघुम से होगा। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? बीज संशोधन नहीं है। देखिए बाकी फसल चक्र से, मिश्रित खेती से और बहुफसली खेती से जो है ना मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। फसल चक्र आवश्यक है। ए और बी तो नहीं दिख रहा। फसल चक्र कहाँ आवश्यक है? तो मृदा की उर्वरा शक्ति के में वृद्धि हेतु मृदा अपरदन रोका जा सकता है। वनारोपण द्वारा जो है ना मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो ये बहुत बेसिक था, मैंने जल्दी जल्दी तो नहीं बोला है, लगभग समय ही लिया है। प्रश्न ही बहुत आसान थे,
इसलिए मैंने इसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी इसको बताया। प्रश्न आसान थे तो उत्तर जानने में दिमाग को जोर नहीं लगा। तो चलिए, अगर फास्ट लगता हो तो आप इसको स्लो करके सुन सकते हैं, जहाँ इसको अटैम्प्ट करना चाहें पॉज कर लें। और ये रिवीजन में आपके बहुत काम आएगा। मैंने पर्याप्त सेट दिया है, दिन रात सेट देता हूँ, तो खूब सारे सेट की भी प्रैक्टिस अगर आप करते हैं ना, तो बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम नहीं छूटेगा। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। धन्यवाद।